डियर स्टूडेंट्स, आओ स्टार्ट करें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। Let's understand what are the microbes. Microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi and microscopic animal and plant viruses, viroids and also prions that are proteinaceous infectious agents. प्रोटोजोअन्स माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं, फंगी और माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस माइक्रोब्स होते हैं, वायरॉइड्स माइक्रोब्स होते हैं और प्रियांस भी माइक्रोब्स होते हैं जो स्मॉल इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स होते हैं। आओ कुछ माइक्रोब्स को देखें। पहला वाला डायग्राम देखो, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का डायग्राम है जो 1500 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है, और नीचे वाला स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया का फोटो है, ये भी 1500 टाइम्स मैग्नीफाइड पिक है। ऊपर वाले रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं और नीचे वाले स्फेरिकल बैक्टीरिया को कॉकस कहते हैं। ये तीसरा पिक देखो, ये भी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का है जिसमें फ्लैजिला मौजूद है, मतलब ये मोटाइल बैक्टीरियम है, और ये पिक लगभग 50,000 टाइम्स मैग्नीफाइड है। और ये डायग्राम है बैक्टीरियोफेज वायरस का जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसमें हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, फिन्स और प्रॉन्ग्स होते हैं। प्रॉन्ग्स मतलब टेल फाइबर्स। ये देखो अगला डायग्राम, ये एक एडिनो वायरस है और ये हमारे अंदर बहुत से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को काज करता है। और ये फाइनल डायग्राम देखो, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है जो रॉड शेप्ड होता है, और ये डायग्राम 1 lakhs to 1 lakhs 50,000 टाइम्स मैग्नीफाइड है। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंगी कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और बहुत से फंगी को न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो करवाया जा सकता है और ये न्यूट्रिटिव मीडियम में कॉलोनीज बनाते हैं। जैसे इस डायग्राम को देखो, इसमें पेट्री डिश में बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं अलग अलग, और इस डायग्राम को देखो, ये फंगल कॉलोनी है जिसको ग्रो करवाया गया है पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर। प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट से। तो पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट है कर्ड, जो सभी घरों में बनता है। इसमें फ्रेश मिल्क में कर्ड की छोटी सी अमाउंट को डालते हैं। ये जो कर्ड की छोटी सी अमाउंट होती है इसको इनोकुलम कहते हैं या स्टार्टर कहते हैं। इसमें लाखों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। जब ये बैक्टीरिया मिल्क में जाते हैं तो मिल्क के अंदर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क की प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं और कोएगुलेट करते हैं, जिससे मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इनके अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इन्हांस कर देते हैं, क्योंकि मिल्क जब कन्वर्ट होता है कर्ड में तो विटामिन B12 सिंथेसाइज होता है लार्ज क्वांटिटी में। इनके अलावा जब इस कर्ड को हम यूज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी चेक करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्रेड, डोसा, इडली एक्सेट्रा। इसमें डो को यानी गुथे हुए आटे को फर्मेंट करवाते हैं सैकरोमाइसीस सेरीवाइसाई या ईस्ट से, और इससे लार्ज क्वांटिटी में CO2 निकलता है और आटा फूल जाता है, जिसे ब्रेड बनाते हैं। ऐसे ही डोसा और इडली बनाने के लिए डो को फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया से। नेक्स्ट प्रोडक्ट है टॉडी। देखो, टॉडी साउथ इंडिया में एक बहुत ही फेमस ड्रिंक है और इसको पाम सैप के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इनके अलावा फिश का, सोयाबीन का, बैम्बू शूट्स को भी फर्मेंट करवाते हैं और इससे फर्मेंटेड फूड बनता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है चीज। तो देखो, चीज अलग अलग तरह के होते हैं, उनका फ्लेवर और टेक्सचर अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि चीज बनाने के लिए किस तरह के फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया गया है। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्विस चीज का। स्विस चीज में लार्ज होल्स बनते हैं और ये जो बड़े बड़े होल्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी। यानी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी से फर्मेंट करके स्विस चीज बनाते हैं जो खूब ज्यादा पोरस होता है, और ये पोरोसिटी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से होता है। ऐसे ही एक फंगस होता है पेनिसिलियम रोकीफोर्टी, और पेनिसिलियम रोकीफोर्टी से फर्मेंटेशन के बाद जो चीज बनता है उसको रोकीफोर्ट चीज कहते हैं।
तो हमने अब तक पढ़ा माइक्रोब्स का यूज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। तो मेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं फर्मेंटेड बेवरेज, जैसे कि एल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, एंटीबायोटिक्स जिनका यूज मेडिसिन के तौर पे करते हैं, और केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है माइक्रोब्स का यूज करके। इंडस्ट्रियल स्केल पर माइक्रोब्स का यूज करके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो लार्ज टैंक्स में बनाए जाते हैं, बड़े बड़े टैंक में बनाए जाते हैं, जिनको फर्मेंटर्स कहते हैं। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, कुछ स्टील के बने हुए फर्मेंटर्स हैं। आओ स्टार्ट करते हैं फर्मेंटेड बेवरेज से। तो एल्कोहलिक बेवरेज फर्मेंटेड बेवरेज होते हैं और इनको बनाया जाता है माल्टेड सीरियल्स से या फ्रूट जूस से या दोनों से। अब यहाँ पे माल्टेड सीरियल्स क्या होते हैं, तो देखो व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, एटसेट्रा। इनमें स्टार्च एक्युमुलेट होता है, ये स्टार्च के सोर्स होते हैं। तो इनके स्टार्च को पहले माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, और जब माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसी को माल्टेड सीरियल्स कहते हैं। इनके ऊपर ईस्ट बड़ी आसानी से काम करता है। माल्टेड सीरियल्स है या फ्रूट जूस है या दोनों का मिक्सचर है, इनको फर्मेंट करवाते हैं सैकेरोमाइसिस सेरीवाइसाई से, जिसे ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, और विस्की, ब्रांडी एंड रम ये डिस्टिलेशन के बाद बनाए गए एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं। ये देखो एक फर्मेंटेशन प्लांट है जिसमें कंसर्निंग टेक्निकल्स अपना काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अगला एग्जांपल हम एंटीबायोटिक्स का लेंगे। तो देखो इसमें एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायोटिक्स मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लाइफ के अगेंस्ट में होते हैं, लेकिन ये तब सही है जब हम माइक्रोब्स के कंटेक्स्ट में बात करें। अगर हम ह्यूमन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो ये प्रो लाइफ है। एंटीबायोटिक्स लाइफ को बचाने का काम करता है। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes। मतलब एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कुछ माइक्रोब्स बनाते हैं, और ये दूसरे माइक्रोब्स को या तो मार देते हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, कम कर देते हैं। और ये जो अदर माइक्रोब्स होते हैं जिनको एंटीबायोटिक्स किल करता है, रिटार्ड करता है, वो डिजीज काजिंग माइक्रोब हो सकता है। चलो एग्जांपल लेते हैं पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, यानी पेनिसिलिन वो पहली एंटीबायोटिक थी जिसको डिस्कवर किया गया था। इट वाज ए चांस डिस्कवरी, यानी पेनिसिलिन की डिस्कवरी बाई चांस था। ऐसा नहीं था कि पेनिसिलिन को डिस्कवर किया जा रहा था, काम कुछ हो रहा था, पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक फंगस होता है जो मॉल्ड होता है, उसमें से डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन उसका ब्रॉड सेंस में यूज क्या है ये नहीं बता पाए। तो इस काम को किसने किया था? अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी established its full potential as an effective antibiotic। मतलब पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक्स के तौर पे फुल पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करने का काम अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी ने किया था। पेनिसिलिन एक्सट्रीमली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मतलब पेनिसिलिन का खूब ज्यादा यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में। पेनिसिलिन की डिस्कवरी और एंटीबायोटिक के तौर पे उसके यूज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में। और अब तो बहुत ढेर सारी एंटीबायोटिक्स बना ली गई हैं, जैसे प्लेग के अगेंस्ट में, हुपिंग कफ यानी काली खांसी के अगेंस्ट में, डिफ्थीरिया यानी गल घोटू के अगेंस्ट में, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के अगेंस्ट में। ध्यान देना, पास्ट में ये जो बीमारियां हैं, प्लेग, हुपिंग कफ, डिफ्थीरिया, लेप्रोसी एटसेट्रा, इसने लाखों लोगों की जान ली है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में फर्मेंटेड बेवरेज और एंटीबायोटिक्स के बाद अब हम पढ़ेंगे केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो देखो कुछ केमिकल्स जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स और एंजाइम्स, इनके कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स का यूज करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स में सिट्रिक एसिड बनाने के लिए एस्परजिलस नाइगर का यूज करते हैं, जो एक फंगस होता है।
एसिटिक एसिड बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज करते हैं जो एक बैक्टीरियम होता है। ब्यूटारिक एसिड बनाने के लिए क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम का यूज करते हैं, ये भी एक बैक्टीरियम होता है। और लैक्टिक एसिड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं, ये भी एक बैक्टीरियम होता है। एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट का यूज करते हैं यानी सैकेरोमाइसिस सेरीवाइसाई, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। माइक्रोब्स का यूज एंजाइम प्रोडक्शन में भी होता है, जैसे कि लाइपेजेज। देखो, लाइपेजेज को डिटर्जेंट में डाला जाता है, डिटर्जेंट फार्मुलेशंस में डाला जाता है और ये कपड़े धोते वक्त ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फार्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। अब जरा फ्रूट जूस की बात कर लेते हैं। देखो, जो फ्रूट जूस हम घर पे बनाते हैं वो क्लियर नहीं होता है, लेकिन बॉटल फ्रूट जूस जो हम मार्केट से खरीद के ले आते हैं वो काफी क्लियर होता है। तो फ्रूट जूस की क्लियरिंग के लिए दो एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। इनको भी माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं। अगला एंजाइम है स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज को एक बैक्टीरिया स्ट्रिप्टोकोकस बनाता है और फिर इस एंजाइम में जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज क्लॉट बस्टर के तौर पे किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक हुआ है ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स की वजह से, तो ऐसे क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज करते हैं। अगला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए, जिसको एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। यानी ऐसे पेशेंट्स जिसमें ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उनके इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस। स्टैटिन को ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस बनाता है। स्टैटिन का यूज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे करते हैं और ये काम कैसे करता है? एक्ट्स बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है स्टैटिन। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने कंप्लीट किया है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। आओ स्टार्ट करें माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सीवेज। एक्चुअली हमारी एवरीडे लाइफ में शहरों से, कस्बों से लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट वाटर निकलता है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी ह्यूमन फीकल मैटर होता है। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को हम सीवेज कहते हैं। सीवेज वाटर में लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रोब्स होते हैं और इसको डायरेक्ट हमारी वाटर बॉडीज के अंदर यानी हमारे रिवर्स में, लेक्स में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि ये पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, हमारी नदियों को गंदा कर देंगे। बिफोर डिस्पोजल सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। सीवेज वाटर को डिस्पोज करने से पहले इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है जिससे ये कम पोल्यूटिंग हो जाते हैं, इनका पोल्यूशन काफी कम हो जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट में दो स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल मेथड होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल मेथड होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में मेनली करते क्या हैं? फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, यानी सीवेज में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फिजिकली रिमूव किया जाता है। कैसे किया जाता है? सीवेज में जो फ्लोटिंग डेब्रिस होते हैं यानी तैरने वाला जो कूड़ा कचरा होता है उनको सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से सेपरेट करते हैं। इसके बाद सीवेज को अलाउ करते हैं सेडिमेंटेशन के लिए। तो सेडिमेंटेशन में सॉइल हो गए, छोटे छोटे पत्थर हो गए, ये सब नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, इनको ग्रिट कहते हैं। और जो लिक्विड पोर्शन बचता है उसको प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। प्राइमरी इफ्लुएंट का यूज सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है उनको लार्ज एरिएशन टैंक्स में ट्रांसफर किया जाता है और इन एरिएशन टैंक्स में लगातार उनको हिलाया जाता है, मूव करवाया जाता है, जिससे लार्ज क्वांटिटी में उनमें एयर मिलती है और एयर के साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है।
इससे क्या होता है, विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इन फ्लॉक्स, यानी यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स लार्ज क्वांटिटी में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और फ्लॉक्स बनाते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं, ये एक मेश होता है, एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है फंगल फिलामेंट का, और उसमें एरोबिक बैक्टीरिया खूब ढेर सारे मिलते हैं, इनको फ्लॉक्स कहते हैं। जैसे जैसे ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंगी ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जो ऑर्गेनिक कचरा है वो धीरे धीरे कम होता है। इससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में कमी होती है, रिडक्शन इन बीओडी ऑफ इफ्लुएंट सिग्निफिकेंटली, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में काफी कमी हो जाती है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है ये भी आप समझ लो। 1 लीटर पानी में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, उनके ऑक्सीडेशन के लिए जितने भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो उस 1 लीटर पानी का बीओडी होगा। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, जिस पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होगा उसका बीओडी उतना ही ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट कम होता जाता है बीओडी भी कम होता जाता है। तो यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया और फंगी ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे बीओडी में कमी होती जाती है। बीओडी में सिग्निफिकेंट रिडक्शन के बाद इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में डाला जाता है, जहां पर बैक्टीरियल फ्लॉक्स को अलाउ किया जाता है सेटल होने के लिए। ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स जब नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं तो इसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा अमाउंट एरिएशन टैंक में डाल देते हैं, जिसमें फिर से नया प्राइमरी इफ्लुएंट आएगा। बाकी को लार्ज एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डाल देते हैं, जहां पर एन एरोबिक फर्मेंटेशन होता है, यानी एन एरोबिक माइक्रोब्स इन फ्लॉक्स को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। इस एन एरोबिक डाइजेशन में बैक्टीरिया मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर बनाता है, जिसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस का यूज हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं। अब जो इफ्लुएंट बचता है उसको सेकेंडरी इफ्लुएंट कहते हैं और उसको नेचुरल वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मेनली 2 स्टेप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेप फिजिकल होता है, जिसमें फ्लोटिंग डेब्रिस वगैरह को हटाया जाता है और छोटे छोटे पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह को सेटल डाउन किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल होता है, जिसमें पहले एरोबिक डाइजेशन परफॉर्म करते हैं और फिर एन एरोबिक डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। एन एरोबिक डाइजेशन के बाद जो इफ्लुएंट होता है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी इफ्लुएंट, और वो इतना प्योर तो हो जाता है कि उसको नेचुरल वाटर बॉडीज में डाला जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है हमारे यहाँ यमुना रिवर और गंगा रिवर काफी ज्यादा पोल्यूटेड हैं, क्योंकि सिटीज से अनट्रीटेड सीवेज को डायरेक्टली इनमें गिरा दिया जाता है। तो गंगा और यमुना को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान बनाया गया है, और इसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। इन प्लान्स के अंदर ये प्रपोज किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया जाए और सीवेज को ट्रीट करके ही पानी को रिवर्स में मिलाया जाए। इससे हमारी नदियां एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने कंप्लीट किया है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। आओ अब देखते हैं माइक्रोब्स का यूज बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे किया जाता है, यानी माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो जब हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे सीवेज का, तो वहां पे हमने देखा था कि एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में बायोगैस बन रही थी। और बायोगैस एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, यानी ये गैसेज का मिक्सचर होता है जिसमें मेन गैस मेथेन होती है। अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग तरह की गैस बनाते हैं, और कौन सी गैस बनती है ये डिपेंड करता है फर्मेंटिंग माइक्रोब कौन है और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन सा यूटिलाइज किया जा रहा है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेलुलोज के ऊपर एन एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं और लार्ज अमाउंट में मेथेन गैस बनाते हैं। मेथेन गैस के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बनता है। तो ये जो गैसों का मिक्सचर है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसी को बायोगैस कहते हैं। और वे सारे बैक्टीरिया जो सेलुलोज के ऊपर ग्रो करके बायोगैस बनाते हैं उनको मिथेनोजेंस कहते हैं। मिथेनोजेंस सीवेज ट्रीटमेंट के वक्त एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में मिलते हैं,
जहां पर लार्ज क्वांटिटी में बायोगैस बनाते हैं। कैटल्स के रूमेन में मिलते हैं। रूमेन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक इन कैटल्स, और कैटल्स के रूमेन में जो मिथेनोजेंस होते हैं वो सेलुलोज डाइजेशन में कैटल्स की हेल्प करते हैं। इसी वजह से जो कैटल्स का डंग होता है, एक्सक्रीटा होता है, उसमें भी लार्ज क्वांटिटी में मिथेनोजेंस मिलते हैं। इनके अलावा मिथेनोजेंस मार्शी एरियाज में मिलते हैं, दलदली इलाकों में मिलते हैं। इंडिया में रूरल एरियाज में लार्ज क्वांटिटी में कैटल डंग अवेलेबल होता है, तो इस कैटल डंग का इस्तेमाल करके यूज करके हम बायोगैस बना सकते हैं, जिसको गोबर गैस कहते हैं, और इसका यूज फ्यूल के तौर पे किया जा सकता है। बायोगैस या गोबर गैस बनाने के लिए कंक्रीट के टैंक बनाए जाते हैं, जो लगभग 10 से 15 फीट गहरे होते हैं, और इस टैंक में बायो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और डंग की स्लरी मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। डंग की स्लरी कहने का मतलब काऊ डंग या कैटल डंग में पानी मिला करके लिक्विड जैसा बना लेते हैं और उसको टैंक में मिलाते हैं। अब स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगा देते हैं। ये फ्लोटिंग कवर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता रहता है। जैसे जैसे अंदर बायोगैस बनती है, वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ राइज होता रहता है। इस बायोगैस प्लांट में एक आउटलेट होता है, जिससे बायोगैस को कलेक्ट किया जाता है और यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे। इस टैंक में से जो स्पेंट स्लरी होता है, उनको स्लज के तौर पे अलग किया जाता है और इसका इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर के तौर पे कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी स्कीम है बायोगैस बनाने की। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agricultural Research Institute IARI and खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, उसमें इन दो इंस्टीट्यूशंस का एफर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। आओ स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बायो कंट्रोल क्या होता है? बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट्स। बायो कंट्रोल का मतलब प्लांट डिजीज एंड पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करना होता है। द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। अगर हम बायो कंट्रोल मेजर्स का यूज करें तो इससे हमारी टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंसी काफी कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक केमिकल्स का हम यूज करते हैं प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, ये केमिकल्स नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को भी मार डालते हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बायो कंट्रोल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिक फार्मर्स को कुछ जानकारी होनी चाहिए, फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स, प्रीडेटर्स एज वेल एज पेस्ट्स। यानी ऑर्गेनिक फार्मर्स को अलग अलग लाइफ फार्म्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए, कौन से पेस्ट का कौन प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर और पेस्ट दोनों की लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पेस्ट्स का फीडिंग पैटर्न क्या होता है और प्रीडेटर्स का फीडिंग पैटर्न क्या होता है, और ये किस हैबिटेट को प्रेफर करते हैं। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बायो कंट्रोल डेवलपमेंट के लिए। बायो कंट्रोल मेथड्स की खासियत होती है कि ये टारगेट पेस्ट्स को कंप्लीटली खत्म नहीं करता, इरेडिकेट नहीं करता, बट उनकी पॉपुलेशन को मैनेजेबल लेवल तक कंट्रोल करता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। रेड एंड ब्लैक मार्किंग वाले बीटल्स होते हैं, जैसे कि लेडी बर्ड। लेडी बर्ड्स का इस्तेमाल करके एफिड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रैगन फ्लाइज, इनका इस्तेमाल मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे ही बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस होता है, जिसका इस्तेमाल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बटरफ्लाई कैटरपिलर जो ब्रेसिका एंड फ्रूट ट्रीज के ऊपर फीड करता है। इसको चेक करने के लिए इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक टॉक्सिन बनाता है, जिसे बीटी प्रोटॉक्सिन कहते हैं। जब ये कैटरपिलर लार्वा के मिड गट में जाता है तो वहां पर अल्कलाइन पीएच पर एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और लार्वा की गट में पोर बना देता है। इससे लार्वा की डेथ हो जाती है और इस तरह से इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को ये कंट्रोल कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है,
बैसिलस थ्यूरिनजिएनेसिस का एडल्ट इंसेक्ट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे ही बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है जो रूट इकोसिस्टम में मिलता है और ये बहुत से प्लांट पैथोजन के लिए इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। ऐसे ही बक्लोवायरस होता है जिसका इस्तेमाल इंसेक्ट्स और दूसरे अर्थ्रोपोड्स के ऊपर करते हैं। ज्यादातर बक्लोवायरस जिनका यूज इंसेक्ट्स और अर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं वो जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से बिलोंग करते हैं। ये वायरसेस स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं और इनका नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होता है, यानी ये कुछ इंसेक्ट्स को ही किल करते हैं। नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। और इन वायरसेस का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेज और नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स के ऊपर भी नहीं होता है। तो ये कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स थे। लेडी बर्ड फॉर एफिड्स, ड्रैगन फ्लाइज फॉर मॉस्किटोज। Bacillus thuringiensis is a bacteria. It can be used biocontrol agent against certain insects. Trichoderma effective for several plant pathogens, and baculovirus is effective for the insects and other arthropods. आओ देखते हैं microbes as biofertilizers. Biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. यानी बायोफर्टिलाइजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल लेते हैं राइजोबियम। देखो, राइजोबियम लेग्यूमिनोसम एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है और ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में मिलता है। एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर ये दोनों फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इनहांस करने का काम करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। बायो फर्टिलाइजर का नेक्स्ट एग्जांपल माइकोरहाइजा है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोरहाइजा फंगी और हायर प्लांट्स की रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और माइकोरहाइजा के जो फंगी होते हैं वो ज्यादातर जीनस ग्लोमस से बिलोंग करते हैं। फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब्स फास्फोरस फॉर प्लांट्स। इसमें फंगल पार्टनर प्लांट्स के लिए फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करवाता है और प्लांट की रूट्स इनके एवज में कुछ फूड मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे बेनिफिट्स भी प्लांट्स को मिलते हैं। रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, यानी प्लांट रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट, प्लांट्स नमक और सूखे के लिए काफी टॉलरेंट हो जाते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है इनमें। ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इस माइकोरहाइजल एसोसिएशन से प्लांट में ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर हैं एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स, यानी साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को भी इंक्रीज करते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ये एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में खूब फैले होते हैं। मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इनमें से बहुत से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑसिलेटोरिया। इन पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर के तौर पे काम करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। नाइट्रोजन फिक्सिंग के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को भी ऐड करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी और इनहांस होती है और इंक्रीज होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। हमने कंप्लीट किया माइक्रोब्स का यूज घरेलू प्रोडक्ट्स बनाने में कैसे किया जाता है, कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, माइक्रोब्स का यूज सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे करते हैं, माइक्रोब्स का यूज बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे कौन कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, और माइक्रोब्स का बायो फर्टिलाइजर के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल होता है।